नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज। इस पुस्तक का दूसरा अध्याय तलाश और इसका सबटाइटल है भारत की अतीत की झांकी। तो बच्चों यानी भारत के इतिहास का संक्षिप्त परिचय। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का संक्षिप्त परिचय करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ वाइज हम स्पष्टीकरण देखेंगे। तो बच्चों, तलाश इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए हैं, यानी कि प्रस्तुत किए हैं। वो भारत को समझना चाहते हैं। वे प्राचीन भारत की विशेषताओं पर खासकर प्रकाश डालते हैं। वे उसे समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है? वे इस बात पर विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का स्थान क्या है। वे बताते हैं कि भारत की सभ्यता 5-6 हजार वर्ष पुरानी है। उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत है कि इतने वर्षों में भी आज तक वो हिला नहीं पाया है। वे भारत की चर्चा करते समय वो लोगों को बताते हैं कि भारत, यह नाम भरत मुनि पर आया है। और ये जो नाम आया है, हम जो भारत माता की जय करते हैं, उसका आशय क्या है, वो किस चीज़ पर आधारित है। इस प्रकार से वो लोगों से चर्चा करते हैं। उन्हें भारत के पहाड़, खेत, जंगल, नदियाँ और जनता से बहुत प्रेम था। लेकिन भारत में विविधता है और साथ में एकता भी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी भारत तकनीकी विकास में पीछे है। वो अन्य देशों से पीछे रह गया है और आबादी और गरीबी भारत में बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुराने स्मारकों को देखा और हजारों वर्ष पुराने पर्वों को उन्होंने देखा, संस्कृति को देखा, और इसे देखने के बाद वो समझते हैं कि जो भारत है वो उसकी महानता जो है इसी संस्कृति पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सोच के बारे में बताया है। वे सोचते हैं कि भारत में ऐसा क्या खास है, यहाँ पर मैं क्या खोज करूँ, जहाँ पर मतलब ऐसे खोजने की कोशिश की कि ये भारत क्या है। वे जानने की कोशिश करते हैं कि कोई बाहर, मतलब जब वो आते हैं, जब वो क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पर रहकर एक भारतवासी बनकर मैं यहाँ पर खोज नहीं करना चाहता। एक बाहरी व्यक्ति किस प्रकार से एक देश में आकर वो खोज करता है, उसकी सोच क्या होती है, उसकी राय क्या होती है, वो किस प्रकार से जांच पड़ताल करता है, वो सब भारत के सब विषय में जानने की उन्होंने कोशिश की है। साथ ही साथ सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, अजंता की गुफाओं के अध्ययन के बाद उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का जो अतीत है वो किस पर टिका हुआ है, एक संस्कृति पर टिका हुआ है। उनके अतीत में क्या हुआ होगा, उनका मानना है कि भारत के बारे में वो इस बात पर जोर देते हैं कि परंपराओं, संस्कृति के माध्यम से भारत की पहचान है। लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि अभी भी मैं बहुत कुछ नहीं जानता और जो भी जानता हूँ वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि मेरा जो ज्ञान है वो बहुत ही कम है। इस प्रकार से इस पाठ का, इस भारत की अतीत की झांकी, इस पाठ का संक्षिप्त परिचय है बच्चों। तो आगे हम इस पाठ्य पुस्तक के साथ पढ़ेंगे, पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ की तरफ बढ़ते हैं। भारत की अतीत की झांकी। तो बच्चों, बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटाकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत क्या, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है?
विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है बच्चों? उन्होंने अपनी बचपन के यादों में बसा भारत और वर्तमान भारत दोनों के बीच में फ़र्क समझने, दोनों के बीच में जो फ़र्क है उसे समझने की उन्होंने कोशिश की है। वो देखिए यहाँ पर, बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। वो कहते हैं कि मैं जब बचपन में मेरे मन में हमेशा भारत के प्रति आदर की भावना रही है। इसी बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। यानी कि उन्होंने हमेशा भारत की तलाश में, वो हमेशा भारत की तलाश में उसे समझने की उन्होंने प्रयास किया है, उसे समझने की उन्होंने कोशिश की है। मैंने बचपन की ओर लौट कर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था और मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत क्या है, क्या अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? तो नेहरू जी बताते हैं कि उन्होंने बचपन और जो वर्तमान, उनका जो बचपन में, उनके बचपन में जो भारत बसा था और आज वर्तमान में जो भारत है, उस दोनों में फ़र्क समझने की उन्होंने कोशिश की है। और वो कहते हैं कि वह भारत में जब अतीत में कभी भारत जब अतीत में अपना कभी प्रतिनिधित्व करता था और आज उसकी स्थिति क्या है, वो क्यों कमज़ोर है, उसका कारण क्या है? इसका कारण वो कहते हैं कि वो मतलब वो आखिर यह भारत है क्या? इसकी इस अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, है ना? वो कहते हैं कि जब वो संस्कृति और सभ्यता की और सभ्यता के ऊपर वो बोलते हैं कि और कहते हैं कि वो किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था और आज क्या है? आज सिर्फ भारत के पास विशाल जनसंख्या और उसकी गरीबी है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा भारत के पास बचा ही क्या है? उसके जानदार होने का सबूत क्या है? आधुनिक विश्व में उसका तालमेल क्या है, वो सोचते हैं। और आगे देखिए यहाँ पर, भारत मेरे खून में रचा बसा है। इसके बावजूद मैंने उसकी बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उसे उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचता था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत के विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवित और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? यहाँ पर इस पैराग्राफ में नेहरू जी ने अपने भारतीय होने के नाते यहाँ पर इस पैराग्राफ में नेहरू जी ने अपने भारतीय मतलब वो जो भारत में रहते थे उस नाते नहीं, उन्होंने एक बाहरी व्यक्ति के नाते अपने देश के गुण देश की विवेचना करने की कोशिश की है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो भारत है मेरे खून में रचा बसा है, यानी कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं इसी देश का नागरिक हूँ। इसके
बावजूद भी मैंने उसको एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। यानी कि जिस तरह जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जिज्ञासा क्या होती है, उनके मन में कौन कौन से विचार होते हैं, कैसा देश होगा, इसकी संस्कृति कैसी होगी, इसके लोग कहाँ, यहाँ के लोग कैसे होंगे, यहाँ पर कोई खाने पाने की चीज़ कैसी होगी। इस प्रकार से बाहरी लोग जिस प्रकार से सोचते हैं उसी प्रकार से, उसी नज़र से नेहरू जी ने भारत को देखना शुरू किया। वो सोचते हैं जो हमें विरासत में मिला था, क्या हम उसे संभालने में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर देखिए वो कहते हैं कि ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था, एक हद तक में उस तक पश्चिमी के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। वो कहते हैं कि मैं एक भारतीय के नाते इस देश को नहीं देख रहा था, इस भारत की इस विरासत को मैंने एक भारतीय के नाते नहीं देखा, एक पश्चिमी यानी कि एक बाहरी आलोचक के रूप में मैंने यहाँ पर भारत को देखा है। और उन्होंने जो समझा था, मतलब भारत में कुछ नहीं है, जो भी संस्कृति थी वो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जो उन्होंने देखा क्या भारत इस संस्कृति को संभालने में समर्थ है या असमर्थ है। उन्होंने जो सोच रखी थी वो जो सोच थी वो सोच उनकी गलत थी। उन्होंने ऐसा नहीं पाया, उन्हें जैसा लगता था वैसा नहीं था। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो जो कल भी लोगों को जिस प्रकार से आकर्षित करती थी उसी प्रकार से आज भी भारत की संस्कृति आज भी लोगों को अपनाती है। और इस संस्कृति को बचाने में आज भारत पूरी तरह से सफल हो चुका है। यानी भारत अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है। यहाँ पर वो कहते कि यही विशेष उसका भारत का आखिरी तत्व क्या है, वो उन्होंने अपने सभ्य अस्तित्व को बचाने का, अपनी एक संस्कृति का पहचान बनाने में समर्थ हुए हैं। आगे देखिए, ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की जो ये संस्कृति है, हाँ, सिंधु घाटी की संस्कृति बोलते हैं इसको। सिंधु घाटी के पास में यहाँ पर ये मतलब एक रेल की पटरी की शुरुआत करते समय ये मोहनजोदड़ो की सिंधु घाटी की संस्कृति की खोज की गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नाला है, मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु घाटी की एक सभ्यता का एक प्रदर्शन है यहाँ पर। तो मैं पुस्तक में पढ़ती हूँ। देखिए बच्चों, मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिस समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उनका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? तो देखिए बच्चों,
यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भारत की सब संस्कृति अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति है, उनकी जो भाषाएं हैं, उनकी वेशभूषा है, इस संस्कृति को आज भी भारत की धरोहर मानी जाती है। और सिंधु घाटी में घूमने जो नेहरू जी गए थे, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की वहाँ पर जब वो घूमने गए और वह उन्होंने मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े होकर विचार कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था और चारों तरफ उस प्राचीन नगर के मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी। एक टीले पर वो खड़े रहे थे और उनके चारों तरफ मोहनजोदड़ो के टीले पर वो जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर मोहनजोदड़ो के घर और गलियां बिखरी हुई थी। वो देखते हैं, उन्हें वो सभ्यता जो है वो काफ़ी पुरानी लगती है और वो कहते हैं कि 5-6 हज़ार साल या शायद उससे भी पुरानी संस्कृति ये होगी। उसके बावजूद भी इसमें जो निकटता का उनको एहसास होता है। वो वजह क्या हो सकती है? उस वजह को खोजने के लिए वो सोचते हैं और तभी उनको पता चलता है कि उन्होंने मतलब उनकी सोच के माध्यम से वो समझते हैं कि इसकी ये जो मोहनजोदड़ो, ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आज भी भारत की संस्कृति का आधार है। आज भी लोग अपनी संस्कृति बचा कर रखे हैं और यही एक मजबूत वजह है। संस्कृति इसकी जो संस्कृति का आधार जो है यही एक मजबूत आधार बनकर खड़ी है और साथ ही साथ उन्होंने अपने आसपास देशों से लगातार संपर्क भी बनाए रखा है और उन देशों को भी प्रभावित किया है और साथ वो स्वयं भी प्रभावित हुए हैं। वो कहते हैं कि नेहरू जी कहते हैं कि आज जिस प्रकार से आज का जो हमारा भारत है वो परिवर्तनशील और विकासमान रहा है। उसने अलग अलग देशों से संपर्क किया है और उनसे प्रभावित भी हुए हैं और उन देशों को अपनी संस्कृति के माध्यम से उनको प्रभावित भी किया है। फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि उसे वो हिला नहीं सका। मतलब भारत जो है आज अलग अलग देशों में आप देखते हो कि उनकी संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। आज भारत में हम देख सकते हैं कि इतनी विविधता होने के बावजूद भी आज भी भारत हमारा इस संस्कृति, इस सभ्यता का आधार लेकर आज भी इतना मजबूत है कि आज भी कोई भी इसे हिला नहीं सकता। और इसी मजबूती का रहस्य नेहरू जी ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। तो बच्चों, आज का ये पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।